हे एवरीवन, आप सुन रहे कहानी माफिया किंग मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर मेरी इस कहानी को पहली बार सुन रहे हो तो फिर आप इसके बाकी के भाग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की तरफ। भाग 30। समीरा, जो इस वक्त अपनी मॉम शालिनी के कहने पर मानो के पीछे उसे रिझाने यानी कि उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने आई थी, लेकिन उसकी यह हरकत खुद उस पर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही थी। काव्या को किसी और शख्स के साथ इस तरह से देख मानो का गुस्सा इस वक्त अपनी चरम सीमा पर था। उस पर समीरा का इस तरह से उसे पीछे से पकड़ना उसके गुस्से को और ज़्यादा भड़का गया था। जहाँ उसने काफ़ी फुर्ती से समीरा को पीछे से धक्का देते हुए उसके ऊपर अपनी गन तान दी थी, तो ही मानव को ऐसा करता देख आसपास खड़े उसके बॉडीगार्ड्स ने भी ठीक वैसा ही किया था, जो समीरा की धड़कनों को एक क्षण के लिए जैसे बंद कर दिया हो। अपनी आंखों को बड़ी किए समीरा मौत को सामने से देख जैसे उसकी सांसों ने भी इस वक्त उसका साथ छोड़ दिया हो। जुबान हकला रही थी लेकिन कोई शब्द नहीं फूट रहे थे। तभी मानो जिसकी गन अभी भी समीरा के ऊपर ही थी उसकी तरफ ही थोड़ा झुकते हुए कहा, मुझसे दूर रहोगी, सुरक्षित रहोगी। इतना कहते हुए मानो वापस से सीधा खड़े होते हुए अपनी कार के अंदर बैठ गया था, जिसके पीछे ही खड़ी कार में उसके बॉडीगार्ड्स भी बैठते हुए वहां से जा चुके थे। लेकिन पीछे रह गई समीरा, जो अब तक सहमी हुई थी। कुछ देर तक वैसे ही पड़ी रहने के बाद अचानक से मुस्कुरा उठी थी, साथ ही अपने दोनों हथेलियों को आपस में झाड़ते हुए सीधा खड़ी भी हो चुकी थी। आई लाइक इट मॉम, यू आर रियली ग्रेट। लेकिन जितना आपने इस मानव सेठी के बारे में बताया था, ये तो उससे भी कहीं आगे निकला। इसके पास सिर्फ पैसा ही नहीं, पावर्स भी जैसे अपनी जेब में लेकर घूमता हो। फिर ऐसे शख्स को मैं इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूँ? ये मानव सेठी तो सिर्फ और सिर्फ समीरा के लिए ही पैदा हुआ है, तो फिर इसे हर हाल में समीरा पुरोहित का ही होना पड़ेगा। आई लाइक योर एटीट्यूड माई लव एंड आई लव यू टू। इस वक्त अपनी बातों को पूरा करते हुए समीरा ने उस रास्ते की तरफ एक फ्लाइंग किस भी उछाल दिया था, जिस रास्ते से अभी थोड़ी देर पहले ही मानो की कार गुजरी थी। लेकिन ऐसा करने के बाद जैसे वो पीछे मुड़ी थी, वह चौंक भी गई थी। खुद के पीछे रॉ के काबिल ऑफिसर समीर अग्निहोत्री को देखते ही उसने थोड़ी लड़खड़ाती आवाज में कहा, तुम 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 इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम समीरा, कल तक तुम मुझे इस तरह तुम कहकर नहीं बुलाती थी। हमेशा से तुमने मुझे जाना कहा है, फिर यार आज ये अचानक से। अपने दोनों हाथों को बांधते हुए समीर इसके आगे कुछ कह पाता, उससे पहले समीरा उसकी बातों को काटते हुए बोली, ये क्या बचकानी हरकत है समीर? खासकर एक रॉ एजेंट के मुंह से ऐसी बातें सुनने में अच्छी भी नहीं लग रही है। और ये जरूरी तो नहीं कि हम कल तक जैसे थे वैसे ही आज भी रहें। समीरा ने कहा था, दुनिया के लिए भले ही मैं एक रॉ का एजेंट हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तो तुम्हारे बचपन का दोस्त और पिछले साल से सिर्फ तुम्हारा जाना। समीर इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही समीरा एक बार फिर से उसकी बातों को काटते हुए लगभग झल्ला उठी थी। ओह, जस्ट कट द क्रैप यार, ये सब फालतू बातों के अलावा मेरे पास और भी काम है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, सो एक्सक्यूज़ मी। इतना कहते हुए समीरा समीर को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन पीछे खड़ा समीर अग्निहोत्री, जो इस वक्त काफ़ी हैरान नजर आ रहा था, जैसे आज अचानक से समीरा का ये रूप उसके लिए हजम कर पाना मुश्किल हो रहा हो। साथ ही उसकी नज़रें भी उस रास्ते की तरफ उठ गई थी जिस रास्ते से अभी थोड़ी देर पहले ही मानव गुजरा था, जैसे उसे अब तक समीरा के अंदर आए इस बदलाव का कारण पता चल चुका हो। तो उधर दूसरी तरफ स्टीव का पूरा शरीर कांप रहा था। माथे से लुढ़कती पसीने की बूंदें जो गालों से होते हुए नीचे जमीन पर टपक रही थी, जुबान हकला रही थी, लेकिन उनमें से कोई शब्द फूट नहीं रहे थे।
तभी कानों में एक कड़कती आवाज़ गूंजी, स्टीव, जरा संभल के, क्योंकि अगर निशाना चूका तो सेव की जगह तेरे चेहरे का भुर्जी बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। स्टीव के सामने ही एक ऊंची टेबल पर बैठते हुए मानव ने कहा था, शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए, जिसके साथ ही आस्तीन भी कोहनी तक मोड़े गए थे। आंखों पर ट्रांसपेरेंट ग्लास का स्पेक्ट्स, तो वही हाथ जो टेबल पर ही रखे कई तरह के गन पर घूमती हुई अब तक एक गन को उठा चुकी थी, जिसका निशाना भी अब तक स्टीव के तरफ ही तन चुका था। तभी मानव की आंखों ने भी स्टीव के बगल में खड़े एक शख्स के तरफ इशारा किया, जिसके हाथ में सेब से भरी एक बास्केट को पकड़ रखा था। वही अब मानव का इशारा मिलते ही उस शख्स ने आगे बढ़कर अपने बास्केट से एक सेब स्टीव के सिर पर रख दिया था, जहां उसके ऐसा करते ही स्टीव लगभग गिड़गिड़ा उठा था। ग्रेट मास्टर, मेरा यकीन कीजिए, उस काव्या का, मेरा मतलब कि काव्या मैडम का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उनका आज तक किसी लड़के के साथ अकेले आउटिंग, मेरा मतलब कि जरूर वो उनका कोई भाई रहा होगा। वो कोई भाई था तो उसे राखी बांधना चाहिए था ना। इस तरह उसके साथ उछल कूद करने की क्या जरूरत थी। उस लड़के के गले में उसकी बाहें क्या कर रही थी। एक बार फिर से कड़कती आवाज में मानव ने कहा था, साथ ही अपने हाथ में पकड़े गन का निशाना सीधे सामने ही खड़े स्टीव के सिर पर रखे सेव पर तान चुका था, जहां स्टीव इस पर अपनी जिंदगी के लिए कलप उठा था। ग्रेट मास्टर, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। लेकिन स्टीव इसके आगे कुछ कह पाता, उससे पहले मानव के गन से उसकी बुलेट निकल चुकी थी। तभी एक जोरदार आवाज के साथ स्टीव के सिर पर रखा सेव ही टुकड़ों में बट चुका था। तो स्टीव की जैसे धड़कनें ही रुक चुकी थी। अपनी आंखों को बंद करने के साथ साथ उसने अब तक अपनी सांसें भी रोक ली थी। तभी कानों में एक बार फिर से मानव की आवाज़ गूंजी, बड़ा किस्मत वाला है रे स्टीव, लेकिन कोई बात नहीं, चल एक चांस और खेलते हैं। जहाँ इस पर मानव का इतना कहना था कि अब तक स्टीव अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए एक बार फिर से कलप उठा था। ग्रेट मास्टर, मेरा यकीन कीजिए, सच में मुझे नहीं मालूम कि वह लड़का कौन है। इतने दिनों में काव्या मैडम के साथ उसे कभी बाहर आते जाते हुए भी नहीं देखा। उसका नाम समीर अग्निहोत्री है और वो रॉ का एक एजेंट है। स्टीव की बातों को बीच में काटते हुए माहौल में एक दूसरी आवाज़ गूंजी, जिसे सुन मानो के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी की नज़रें उस तरफ घूम गई थी, जहाँ सामने ही अगस्त्या के साथ साथ रणविजय को खड़ा देख मानव की भौहें ऊपर तन चुकी थी। उसके साथ वो एजेंट सरकारी पिल्ला क्या कर रहा था? कहीं वो भी हमारी तरह उसे? सेकंड ब्रदर, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल समीर अग्निहोत्री काव्या का बस एक दोस्त है, क्योंकि वह पिछले 1 साल से उसकी बहन समीरा को डेट कर रहा है। शायद इस वजह से उसकी दोस्ती काव्या से भी हो गई होगी। तभी मानव की तरफ ही बढ़ते हुए अगस्त्या ने कहा था, जहाँ रणविजय ने भी आगे बढ़ते हुए ही कहा, स्टीव, अपनी काव्या मैडम को हमें नहीं दिखाओगे? अरे जरा हम भी तो देखें कि तुम्हारी उस काव्या मैडम में ऐसी भी क्या बात है जिसके लिए यशवर्धन ठाकरे पूरे 500 करोड़ तक देने के लिए रेडी हो गया। तो वही तुम्हारा ग्रेट मास्टर तुम्हारे धड़ से तुम्हारी गर्दन तक अलग करने को तैयार बैठा है। इस वक्त रणविजय की बातों में मानव के लिए एक तंज था, जिसे समझते हुए अगस्त्या के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। तो स्टीव थूक निकलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मानव जो इस वक्त रणविजय को गुस्से से घूर रहा था। लेकिन उसे खुद की तरफ देखते हुए रणविजय ने कहा, क्या हुआ? मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो लड़की कौन है जिसने आते ही तुम्हारे अंदर काफ़ी बदलाव ला दिए हैं। लेकिन मानो जो अभी भी रणविजय को एकटक गुस्से में घूरे जा रहा था, जिसे देख इस बार रणविजय थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, मानो सेठी, एक बड़े भाई होने के नाते मेरा ये जानने का पूरा हक है कि मेरा छोटा भाई कहीं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा, क्योंकि जिस लड़की के प्यार में तुम गिर रहे हो, शायद तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हारे काम का ही एक हिस्सा है। उसे अगवा करके तुम्हें यशवर्धन ठाकरे को सौंपना है और बदले में यशवर्धन ठाकरे
तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत पूरे 500 करोड़। लेकिन रणविजय ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसके सामने रखे टेबल पर मानो एक फाइल को पटक दिया था, जिसके अंदर काव्या की पूरी डिटेल्स थी। और खुद वहां से आगे बढ़कर सेठी विला के अंदर जाने को तैयार ही था कि तभी रणविजय एक बार फिर से उसे रोकते हुए कहा, अपने धंधे और इस लड़की के बीच अगर तुम्हें किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? इस लड़की को या फिर इतने सालों से बनाए अपने साम्राज्य को? दोनों को, मानो ने काफ़ी सख्ती में कहा और विला के अंदर जाने के लिए बढ़ गया था। लेकिन उसकी बातों को सुन स्टीव, जो हैरान था, तो वही रणविजय के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। ग्रेट मास्टर का कहीं ये फैसला? चिंता मत करो स्टीव, अक्सर ऐसे बगावत ही इंसान को उसकी बुलंदियों तक लेकर जाते हैं। स्टीव की बातों पर रणविजय ने काफ़ी शांति से कहा था। लेकिन स्टीव, जिसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी, इस वक्त उसका मन इस बात से घबराया हुआ था कि मानो जो यशवर्धन ठाकरे से उसके काम के बदले इतनी बड़ी कीमत ले चुका है, वही अब वो काव्या को पसंद करने लगा है। फिर ऐसी हालत में अब वो क्या करने वाला है? साथ ही ये बात भी किसी से छिपी नहीं थी कि यशवर्धन ठाकरे से धोखेबाजी आज तक किसी को भी रास नहीं आई है। फिर मानो इन सब बातों को कैसे हैंडल करेगा? जिस पर स्टीव अभी सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, सर आपने मुझे याद किया? नजरें घुमाई तो खुद के पीछे साहिल को खड़ा देख उसकी भौहें सिकुड़ चुकी थी। साहिल, यानी कि साहिल गोयल, रॉ का एक अंडरकवर ऑफिसर और सामंत गोयल का बेटा, जो 2 साल पहले अपनी टीम के तरफ से मानव और उसके गैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के आया था। इस वक्त वो अपनी काबिलियत और होशियारी की बदौलत मानव का दाहिना हाथ बन चुका था। यहाँ तक कि रणविजय भी मानव और उसके कामों के लिए साहिल पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। शायद इसी वजह से आज मानव के ही काम से रणविजय ने साहिल को बुलाया था, जो इस वक्त रणविजय के सामने ही खड़ा था। और उसे देख रणविजय भी थोड़ी देर पहले दी हुई काव्या के डिटेल की फाइल को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, किंग चाहते हैं कि मानव इस लड़की को किडनैप करे और इसके बदले में उन्होंने मानव को मुंह मांगी कीमत भी दी है। लेकिन ये बात मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। एक मामूली सी लड़की जो पेशे से बस एक मॉडल है, किंग उसकी किडनैपिंग क्यों चाहते हैं? इसलिए साहिल, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने स्तर से पता करो कि इस लड़की और यशवर्धन ठाकरे के बीच में कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं। लेकिन सर आज मेरा मतलब कि आज रात मुझे ग्रेट मास्टर के साथ लोनावला जाना है। आज रात उस डील को हमें हर हाल में। साहिल, तुम उसकी फिक्र मत करो, वहाँ मानव के साथ स्टीव और जेम्स भी रहेंगे, जो काफ़ी है। फिलहाल तुम इस काम पर फोकस करो। साहिल की बातों को बीच में काटते हुए रणविजय ने कहा, जिस पर साहिल के चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ खास अच्छे नहीं दिख रहे थे। लेकिन वो किसी कारण से मजबूर भी नजर आ रहा था। शायद वो रणविजय के सामने खुद की सच्चाई, अपने मंसूबों को नहीं आने देना चाहता था। इस वजह से वो चुपचाप आगे बढ़ा और रणविजय के हाथ से उस फाइल को लेते हुए वहाँ से तुरंत बाहर भी निकल गया। जहाँ कुछ देर बाद वो अपनी कार के अंदर उस फाइल को लगभग गुस्से में पटकते हुए झुझला उठा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन कभी नहीं आ पाएगा जब मैं उस मानव सेठी के साथ साथ उसकी पूरी लंका को जलाऊंगा। आज की रात मेरे लिए किसी लॉटरी के लगने जैसी थी। एक तरफ मानव सेठी लोनावला में ड्रग्स के लिए डील फाइनल करता, उसी वक्त मैं उसे रंगे हाथों अरेस्ट कर लेता। लेकिन ये रणविजय, ये हर वक्त मेरे काम के बीच आकर टांग अड़ा जाता है। मन तो करता है कि उस मानव को मैं बाद फांसी पर लटकाऊंगा, पहले उस रणविजय को ही हमेशा के लिए गेम बजा दूं। काफ़ी गुस्से में झुंझलाए हुए साहिल ने अपनी बातों को ख़त्म करने के साथ साथ अपना गुस्सा भी कार के स्टीयरिंग पर उतार दिया था। तभी एक बीप की आवाज़ के साथ उसका फ़ोन बज उठा था। स्क्रीन पर देखा तो वो एक स्पैम कॉल था। लेकिन उस कॉल को देखते ही साहिल की नज़रें खुद के चारों तरफ दौड़ने लगी थी, जैसे वह तसल्ली कर लेना चाहता हो कि उसके पास कोई मौजूद तो नहीं है, क्योंकि वो कॉल कोई स्पैम कॉल नहीं बल्कि सामंत गोयल का था। सर, आज के ड्रग्स डीलिंग की खबर साहिल के जरिए दिल्ली के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अपने पर्सनल केबिन में बैठे
सामंत गोयल तक पहुंच गई थी। वह यजमानों के खिलाफ ठोस सबूत और उसकी गिरफ्तारी पक्की होता देख सामंत बाकी की जानकारी लेने के लिए कॉल किया था, जो उन्हें आसानी से साहिल के जरिए मिल भी गई थी। लेकिन रणविजय के द्वारा उसे दूसरे काम से भेजे जाने पर वो थोड़े चिंतित भी हो गए थे। तभी साहिल ने उन्हें आश्वासन दिलाते हुए उन्हें इस बात का यकीन दिला दिया था कि उसकी गैर मौजूदगी में भी आज सामंत गोयल मानव सेठी को हर हाल में रंगे हाथों पूरे सबूत के साथ गिरफ्तार करने में सफल होगा। तो उधर दूसरी तरफ साहिल के जाते ही वहां खड़ा स्टीव, जिसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी, रणविजय की तरफ मुड़ते हुए कहा, सर ये साहिल ना जाने क्यों मुझे कभी पसंद नहीं आता। कभी कभी तो लगता है कि तुम्हारी नाक तो वैसे ही पुलिस के आदमियों को सूंघ लेती है, फिर उसे भी सूंघ कर बताओ कि ये कौन है। क्योंकि पिछले 2 सालों में तुमने न जाने कितनी बार कहा है कि साहिल भरोसे का आदमी नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ अब तक कुछ साबित भी तो नहीं कर पाए हो स्टीव। जहाँ स्टीव की बातों को बीच में काटते हुए अगस्त्या थोड़े व्यंग्यात्मक तरीके से कहा था, जिसकी बातें सुन स्टीव खामोश हो गया था। लेकिन तभी रणविजय, जो अब तक सिर्फ उन दोनों की बातों को सुन रहा था, स्टीव की खामोशी को देख उसने कहा, स्टीव तुम फिक्र मत करो, अगर साहिल के मंसूबे कुछ और हैं तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फर्स्ट ब्रदर, आप भी इस फिसड्डी स्टीव की बातों में कहाँ आ गए? ये तो। लेकिन इसके आगे अगस्त्या कुछ कहता, उससे पहले ही रणविजय उसे रोकते हुए आगे कहा, स्टीव आज की लोनावला वाली डील पोस्टपोन कर दो। व्हाट? बट फर्स्ट ब्रदर, अगर हम क्लाइंट के साथ 10% का निगोशिएशन कर ले तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें आज की डील के पोस्टपोन होने से कोई ऑब्जेक्शन होगा। अगस्त्या की बातों को एक बार फिर से बीच में ही काटते हुए रणविजय ने कहा था, जिस पर स्टीव अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए कहा, नो सर, इनफैक्ट उन्हें ये डील पहले से ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इतने अच्छे ऑफर्स को वह चाह कर भी कभी ठुकरा नहीं पाएंगे। ओके फाइन, देन इसे फॉलो करो, एंड मानो से इस बारे में तुम नहीं मैं खुद बात कर लूँगा कि आज की डील पोस्टपोन कर दी गई है, रणविजय ने कहा था। जिसके जवाब में स्टीव ने कहा, ओके सर, और वहाँ से आगे बढ़ गया था। जिसके पीछे रह गए रणविजय और अगस्त्या, जहाँ अगस्त्या काफ़ी हैरान नजर आ रहा था। रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, फर्स्ट ब्रदर, आर यू श्योर कि क्लाइंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा? और सेकंड ब्रदर, वो तो साहिल पर आंख बंद करके यकीन करते हैं, क्योंकि एक बार साहिल ही था जिसने उन्हें पुलिस के हाथों से आने से बचाया था। फिर ऐसे में उस पर शक कहीं आपको लेने के देने ना पड़ जाए। और आप भी यकीन किस पर कर रहे हैं? उस फिसड्डी स्टीव पर? अगस्त्या, मानो को बचाने मात्र से ही मानो ने उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है। भले ही वो उस पर आंख बंद करके यकीन करता है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि साहिल के आने से पहले तक क्राइम ब्रांच कभी हमारे दहलीज तक भी कदम रख नहीं पाए थे। लेकिन उसके आने के बाद से ये सरकारी नौकर भी आवारा कुत्तों की तरह जब देखो तब आ धमकते हैं। जहाँ रणविजय का इतना कहना था कि अगस्त्या जैसे सोच में पड़ चुका था। तो फिर अब आप लोग क्या करने वाले हो? लेकिन रणविजय इस वक्त नॉर्मल दिख रहा था। चेहरे पर ना कोई चिंता की लकीरें और ना ही माथे पर कोई सिकन, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि उसने पहले ही साहिल के अगेंस्ट कोई स्टेप ले चुका है। तो दूसरी तरफ फॉक्स स्टूडियो के मेकअप रूम में काव्या के साथ साथ समीरा अपने नेक्स्ट शूट की तैयारी कर रही थी। जहां आज काव्या काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रही थी, क्योंकि नए प्रोड्यूसर ने आते ही काव्या के रोल को समीरा के साथ रिप्लेस कर दिया था, जो उसे खुशी का ठिकाना नहीं था। तो वही समीरा, जो शुरू में तो इस बात से काफ़ी गुस्सा थी, लेकिन मानव से मिलने के बाद आज वो रोज की तरह आज भी समान थे। तभी उनके मेकअप रूम के अंदर आती हुई तुलिका ने कहा, लेट्स हरी गाइस, शूट स्टार्ट होने में बस 20 मिनट रह गए हैं। मैं भी रेडी हूँ तुलिका, समीरा ने कहा। तभी काव्या, जो अचानक से कुछ सोचते हुए तुलिका से बोली, तुलिका, अभी हमारी फिल्म का जो नया प्रोड्यूसर आया है उसका नाम क्या है? माँ, हाउ फनी, रात गुजारते वक्त उससे उसका नाम नहीं पूछा था क्या? जहाँ भी तुलिका उसकी बातों का जवाब देती, उससे पहले ही समीरा बीच में बोल पड़ी थी। चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी।
उसकी बातों में काव्या के लिए एक तंज था, जिसे सुनते ही काव्या भी काफ़ी गुस्से में बोली, अपनी बकवास बंद करो समीरा, अदरवाइज मैं ये भूल जाऊंगी कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता भी है। ओह रियली? अगर ऐसा है तो फिर मैं भी देखना चाहूँगी कि तुम क्या करती हो। काव्या की बातों का जवाब देते हुए समीरा ने कहा था, जिसे देख इस बार तुलिका ने कहा, गाइस स्टॉप इट, थोड़ी देर में तुम दोनों का शूट स्टार्ट होने वाला है, सो प्लीज़ जल्दी से तुम लोग अपना ड्रेस चेंज कर लो, तुलिका ने कहा। जिस पर समीरा अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए काव्या की तरफ बढ़ गई और उससे काफ़ी करीब जाते हुए बोली, आई नो कि इस नए प्रोड्यूसर का तुमने बिस्तर गर्म नहीं किया है, क्योंकि वो तुम्हारे स्टैंडर्ड से कहीं ऊपर है, जहाँ पहुँचने के लिए शायद तुम्हें अगला जन्म लेना पड़े। बट आज रात जरूर हम दोनों एक हसीन रात बिताने वाले हैं। समीरा, अपना लव्ड वन होते हुए पराये मर्द के साथ इतना घटिया सोच सिर्फ तुम ही रख सकती हो, इसलिए वो नया प्रोड्यूसर भी तुम्हें ही मुबारक हो। समीरा की बातों को सुनते ही काव्या ने कहा था, और वहाँ से आगे बढ़ी ही थी कि अचानक से समीरा उसकी कलाई को पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसके गालों पे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। यू बिच, मुझे पहले से ही पता था कि तेरी गंदी नज़र मेरे समीर पर भी है, इसलिए मेरी लास्ट वार्निंग है, इन फ्यूचर अगर मैंने तुझे समीर के आसपास भी देखा तो मार्क माई वर्ड, तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। व्हाट नॉनसेंस गाइस, थोड़ी देर में तुम लोग का सूट है और तुम लोग यहाँ, एंड काव्या, रियली तुम्हारे अंदर जरा भी सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। आई डोंट नो कि तुम इतनी घटिया बातें कैसे कर लेती हो। कभी कभी तो लगता है कि तुम्हारी बातें ही नहीं, तुम्हारी हरकतें भी वैसी ही हैं। एनीवेज, मैं बाहर डायरेक्टर से मिलने जा रही हूँ, तुम दोनों जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाओ, तुलिका ने कहा और वहाँ से बाहर निकल गई, जिसके पीछे गुस्से में ही समीरा भी एक तरफ हैंगर से लटक रहे ड्रेस को पकड़ते हुए वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन काव्या, जो इस वक्त अपने गालों पर हाथ रखे अपनी चेयर पर वापस से बैठ गई थी। समीरा के थप्पड़ से उसके गाल के साथ साथ इस वक्त उसका पूरा चेहरा लाल नजर आ रहा था, आंखों से आंसुओं की धाराएं फूट पड़ी थी। तभी मेकअप रूम के अंदर आते हुए नमन, यानी कि डायरेक्टर नमन, जो समीरा का सगा भाई तो वही काव्या का सौतेला भाई था, शायद मेकअप रूम के गेट पर ही खड़े उसने अंदर हो रही सारी बातों को सुन लिया था। इस वजह से काव्या के ठीक बगल वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, आई एम सॉरी काव्या, समीरा की तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। उसकी बातें वाकई में दिल को छलनी कर देने वाला होता है। ऐसे में समझ सकता हूँ कि जब मुझे इतना बुरा लगता है तो फिर तुम्हें कितना लगेगा। इसलिए तुम्हारा भाई होने के नाते मैं बस इतना ही कहूँगा कि तुम समीरा से दूर रहा करो, क्योंकि वो मेरी बहन है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो ज़्यादा ही बदतमीज भी है। जहाँ नमन का इतना कहना था कि काव्या रोने लगी थी, जिसे ऐसे देख नमन के होठों पर अनायास ही तिरछी मुस्कान फैल गई थी, लेकिन अगले ही पर वो उस पर काबू पाते हुए काव्या के सिर पर हाथ फेरने लगा था। बस करो सिस्टर, इस तरह रोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब जो भी हो रहा है उसका कारण मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें बस समीरा से ज़्यादा पैसा कमाना होगा, उससे ज़्यादा नाम शोहरत सब हासिल करना होगा, तभी तुम्हारी लोग इज्जत करेंगे। लेकिन लेकिन ये सब कैसे होगा? थोड़ा सिसकते हुए काव्या ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन उसकी बातों को बीच में काटते हुए नमन ने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि समीरा तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगी, वो कभी भी तुम्हारे हाथ में कोई अच्छी स्क्रिप्ट या प्रोजेक्ट तक नहीं लगने देगी, इसलिए तुम चाह कर भी कभी उससे आगे नहीं निकल पाओगी। लेकिन फिक्र मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। एक अभी नया प्रोजेक्ट मिला है, एक शॉर्ट मूवी है, मात्र आधे घंटे से 1 घंटे का है, जिसे तुम जैसे टैलेंटेड मॉडल बस कुछ घंटों में ही फिनिश कर लोगी। लेकिन बदले में इतने पैसे मिलेंगे कि तुम इमेजिन तक नहीं कर सकती। कितने मिलेंगे? काव्या ने कहा था, जिसके जवाब में नमन पुरोहित ने अपनी 5 उंगलियों को ऊपर उठाते हुए कहा, पूरे 5 करोड़। जहाँ नमन पुरोहित का इतना कहना था कि काव्या की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी, तो वही नमन पुरोहित के मुंह से पूरे 5 करोड़ की रकम सुनते ही काव्या की जुबान अब तक लड़खड़ाने भी लगी थी। 5 करोड़? वही उसे ऐसा करते देख नमन के होठों पर तिरछी मुस्कान फैल गई थी। हाँ, 5 करोड़।
एक्चुअली मैं ये ऑफ़र समीरा को देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आकर जब मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, समीरा को तुम्हारे साथ मिसबिहेव करते देखा, तो मुझे लगा कि ये ऑफ़र समीरा को नहीं तुम्हें देना चाहिए। जहाँ नमन की इन बातों को सुनते ही काव्या कुछ कहने की बजाय उसे काफ़ी हैरानी से बस देखे जा रही थी। क्या हुआ? तुम्हें कोई डाउट या ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता सकती हो, या फिर इस प्रोजेक्ट पर काम करने में तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो भी बता सकती हो। फिर मैं इस प्रोजेक्ट को समीरा। नो नो भाई, मैं रेडी हूँ, काव्या ने कहा। जहाँ उसका इतना कहना था कि नमन तुरंत अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालते हुए कुछ सेकंड्स तक उस पर अपनी उंगलियां घुमाई और उसके अगले ही पल काव्या को उसके फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ एडवांस पेमेंट किया है, बाकी के अमाउंट भी तुम्हें कल तक मिल जाएंगे। तभी तुम्हारा शूट स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा शूट भी कंप्लीट हो जाए और उसके बाद तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ धोखा किया गया है। जिस पर काव्या, जो अपने फ़ोन पर एक बड़ी रकम को क्रेडिट होता देख खुशी से उछल पड़ी थी। उसके आगे जैसे उसे नमन की बातें सुनाई ही ना दे रही हो। इनफैक्ट वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि एक आधे घंटे के शूट के लिए कोई भी प्रोड्यूसर इतनी बड़ी कीमत क्यों देगा। बिना कुछ सोचे समझे वह बस अपने अकाउंट में इतने पैसे देख नमन से बोली, भाई मुझे आपके सभी टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर हैं, आप बस बोलो, जहाँ बोलो मैं शूट के लिए रेडी हूँ। और एक बार फिर से अपने फ़ोन स्क्रीन पर इतनी बड़ी अमाउंट देख वो खुशी से उछल पड़ी थी। जहाँ उसकी हालत देख नमन के होठों पर तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी, चेहरे से जैसे एक मक्कारी टपक रही थी। लेकिन अगले ही पल अपनी मुस्कान को छिपाते हुए उसने कहा, काव्या, आर यू श्योर कि तुम ये शूट कर पाओगी? क्योंकि तुम खुद देखो कि ये शूट बस आधे से 1 घंटे का है, लेकिन पैसे एक पूरी मूवी की शूटिंग करने के बाद भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि एक शॉर्ट फिल्म काफ़ी पॉपुलर एंड हिट होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम। भाई डोंट वरी, अभी तक मुझे इतने अच्छे रोल नहीं मिले थे, जिस वजह से अभी ये दुनिया मेरी एक्टिंग को नहीं देख पाई है। लेकिन देखना, इस शॉर्ट फिल्म में लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ करते नहीं थकेंगे। होप सो एंड गुड लक काव्या, काव्या के कंधों को थपथपाते हुए नमन ने कहा और वहाँ से आगे बाहर निकल गया। लेकिन पीछे रही काव्या, जो एक बार फिर से अपने अकाउंट में इतने पैसे देख खुशी से उछल पड़ी थी। तभी उस मेकअप रूम के अंदर आते हुए मैनेजर तुलिका गुस्से से चीख उठी थी, काव्या, आर यू आउट ऑफ माइंड? सेट पर सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ। ओह कम ऑन तुलिका, ये क्या हर वक्त किसी हिटलर रानी की तरह सिर पर चढ़ी रहती हो? मैनेजर हो ना, तो मैनेजर की तरह एक्ट किया करो, बॉस बनने की कोशिश क्यों करती हो? तुलिका की बातों को बीच में काटते हुए काव्या ने कहा था। चाहे उसकी बातें तुलिका एक क्षण के लिए चौंक सी गई थी। आज पहली बार काव्या के मुंह से ऐसी बातें सुन उसके बदले हुए तेवर, उसके एटीट्यूड देख वह हैरान थी। लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए बोली, व्हाट द। काव्या, शूट के लिए तुम लेट हो रही हो। आज शूट करने का मेरा मूड नहीं है। डायरेक्टर के सामने जो मर्जी वो बहाने बना दो, बट टुडे आई वॉन्ट टू गेट सम रेस्ट। अपने फ़ोन की स्क्रीन पर अपनी उंगलियों को घुमाते हुए काव्या ने कहा। लेकिन आज उसकी यह हरकत तुलिका काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रही थी। साथ ही उसके चेहरे पर गुस्से के भाव भी उतनी तेज़ी से उभरते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से तुलिका एक बार फिर से गुस्से में ही कुछ कहने वाली थी कि इस बार भी काव्या उसकी बातों को बीच में काटते हुए बोली, ओह कम ऑन तुलिका, तुम तो ऐसे शो कर रही हो जैसे कि आज से पहले तुमने कभी ऐसा काम किया ही नहीं है। अगर तुम भूल रही हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। जिस मूवी की लीड समीरा होती है उसके लिए तुम अक्सर ऐसे काम करती रहती हो, फिर मेरे लिए क्यों नहीं? हम दोनों एक ही कंपनी से बिलोंग करते हैं, यहाँ तक कि हमारी ही कंपनी तुम्हें पैसे देती है। और उससे बड़ी बात कि आज इस मूवी की लीड रोल मैं कर रही हूँ, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? आई होप कि अब मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बातों को कहते हुए काव्या वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन पीछे खड़ी तुलिका, जो गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कसते हुए बस अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर रह गई थी, क्योंकि उसने शायद काव्या से इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं की थी। उसके प्रति समीरा के दुर्व्यवहार की वजह से शायद काव्या को उसके कंपनी में वो इज्जत, वो जगह नहीं मिल पाती थी
जिसकी वो हकदार थी, और शायद इसी वजह से वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय तक उसे खुद के नीचे देखते आए थे। यहाँ तक कि काव्या उनसे ऊंची आवाज़ में बात करे ये भी उन्हें पसंद नहीं था, और यही वजह आज तुलिका के गुस्से के लिए भी काफ़ी था। तभी उसे नॉर्मल करते हुए समीरा बोली, जो काफ़ी वक्त से खड़ी उन दोनों की ही बातें सुन रही थी। जस्ट रिलैक्स तुलिका, एक कहावत तो तुमने सुना ही होगा, जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। ठीक वैसा ही इसके साथ भी है। बस कुछ दिन वेट करो, फिर देखना, आज जो ये इतनी उड़ रही है ना, बहुत जल्द ही एक दिन ये ज़मीन पर रेंगती हुई नजर आएगी। अपनी बातों को कहते वक्त समीरा के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। तो वही तुलिका, जिसे समीरा की बातों का कुछ खास मतलब समझ में नहीं आया था, लेकिन उसे नॉर्मल देख वह भी नॉर्मल हो चुकी थी। तो उधर दूसरी तरफ काव्या, अचानक से जैसे उसकी कोई लॉटरी लग चुकी थी। अपने दोस्तों के साथ साथ अपने दुश्मनों के लिए भी उसने एक पब में पार्टी की अरेंजमेंट कर दी थी, जिसमें नमन के साथ साथ समीरा और यहाँ तक कि तुलिका भी इनवाइटेड थी। लेकिन सब हैरान थे। दोस्त जो उसके हालात से वाकिफ थे, आज अचानक से उसे इस तरह से पैसे बहाते देख हैरान थे। तो वही दुश्मन, यानी कि जिन्हें उसकी कदर तक नहीं थी, उसके पास पैसे ना होने की वजह से लोग उसे एक अलग नज़रिए से देखते थे। उससे दोस्ती करना तो दूर, गलती से बात भी करना पसंद नहीं करते थे। आज वही लोग उससे बातों के साथ साथ उसे दोस्ती तक करते हुए नजर आ रहे थे। मतलब सारा मायाजाल पैसों का था। फिल्म इंडस्ट्रीज में उन्हीं की थाक जमती है जिनके पास पैसा होता है, पावर होता है। बाकी जो इनसे परे हैं उनकी कोई इज्जत नहीं। यहाँ तक कि आज उसके पास इतना पैसा देख मैनेजर तुलिका भी हैरान थी। लेकिन वहाँ बाकियों के अलावा समीरा और नमन के होठों पर हल्की मुस्कान थी। चेहरे पर अपने प्लान्स को सक्सेस होता देख एक अलग ही चमक थी। वही काव्या को पूरी तरह से फांसने के लिए उसने पब में ही सबके सामने अपनी अब तक की हुई गलतियों की माफ़ी भी मांग ली थी, और उसके सामने एक बेस्ट सिस्टर, एक बेस्ट फ्रेंड होने का प्रॉमिस कर दिया था। जिसे सुनते ही काव्या के पैर अब हवा में उड़ने लगे थे। उसे लग रहा था कि अब तक जो भी उसके मुंह मोड़े बैठे थे, यहाँ तक कि खुद समीरा ने आज सबके सामने उससे माफ़ी मांगी है, ये सब सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से हो रहा है। मतलब उसके पास पैसे हैं तो लोग ऐसे ही उसके सामने दोस्ती करने के लिए कतार में खड़े नजर आएंगे। जिसे समझते ही काव्या लोगों से अपने लिए भी रिस्पेक्ट, उनकी दोस्ती पाने के लिए तरसी हुई थी। नमन की तरफ से मिले सभी पैसों को ख़त्म कर दिया था, और शायद नमन और समीरा का यही प्लान भी था जिसमें वह कामयाब हो चुके थे। क्योंकि अगले दिन सारी दुनिया से परे नमन के बनाए एक चक्रव्यूह में काव्या फंस चुकी थी। स्क्रिप्ट पढ़ते ही वह समझ चुकी थी कि नमन घर वालों से छिपकर अपना कौन सा नया बिजनेस करता है, लेकिन उससे मिले वो सारे पैसों को भी उसने खर्च कर दिया था। यहाँ तक इस वक्त वो कहाँ है यह भी वो नहीं जानती थी। वो बस इतना जानती थी कि इस वक्त वो ऐसी जगह पर है जहाँ से बचना या भाग पाना नामुमकिन है, और शायद आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी होने वाला है। क्योंकि अगर आज वो जिंदा भी बचती है तो ये समाज उसे मार देगा, खासकर उसके घर वाले। क्योंकि अब तक उसे यह भी समझते देर नहीं लगी थी कि उसे इस जाल में जानबूझकर फंसाया गया है, और इसके पीछे खुद उसके भाई नमन और बहन समीरा का हाथ है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी इस वक्त वो मजबूर थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।